सर जी, अभी कुछ दिनों पहले शहीद दिवस था। तब आपसे एक प्रश्न पूछा था जो कि कायरता और वीरता के ऊपर था। तब आपने वहां उत्तर देते हुए कहा था कि ये एक माँ पर निर्भर करता है कि उसका जो सपूत है वो कायर निकलेगा या वीर निकलेगा। अब उस वक्त मेरे पास एक प्रश्न था जो मैं पूछ नहीं पाया था, पर आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि आपकी माताजी भी यहाँ पर हैं। तो मैं ये जानना चाहता था कि आपको बनाने में उनका क्या योगदान था। कमजोरियों को प्रश्रय नहीं दिया। कमजोरियों को प्रश्रय नहीं दिया, इतना इतना निश्चित रूप से है। वो जो साधारण माँ वाली ममता या सहानुभूति होती है, उसकी खुराक मुझे नहीं मिली, तो वो अच्छी चीज थी। आज मैं आपसे एकदम विश्वास के साथ अगर कह पाता हूं कि चोट लगे, दर्द हो, जो भी हो, भिड़ जाओ, तो उसमें इनका योगदान था काफी। मुझे अपने बचपन में ऐसा कुछ भी स्मरण नहीं आता जहां मैं गलतियां कर रहा हूं या कमजोरियां दिखा रहा हूं और उसके एवज में मुझे सांत्वना मिल रही हो, या दुलार मिलना तो दूर की बात है, सांत्वना भी नहीं। तो ये भाव कि आपकी आपकी दुर्बलताओं और दुर्गुणों को घर में छांव नहीं मिलेगी, ये मुझ में स्थापित किया गया था बचपन से। एक घटना बताता हूं। 8वीं में था और फाइनल एग्जाम था। तो अप्रैल का महीना था, लखनऊ में गर्मियां काफी हो जाती हैं। पढ़ाई में एकदम अच्छा रहना, इस पे बहुत जोर था बचपन से, और इस बात में किसी तरीके की किसी रियायत या समझौते की कोई गुंजाइश रहती नहीं थी। मैं ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मैं ठीक से पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं, या स्कूल से भद्दे नंबर या भद्दा रिपोर्ट कार्ड लेकर आऊंगा तो घर पे मेरा स्वागत होगा। स्वागत होता था फिर दूसरे तरीके से। मेरा एक फटा हुआ रिपोर्ट कार्ड अभी भी घर में रखा है, क्योंकि क्लास में पहला नंबर नहीं आया था उसमें। अब इस घटना के कई पहलू हो सकते हैं, जो मेरे लिए सार्थक है मैं वो बता रहा हूं। बुखार वगैरह जो भी रहता है वो तो रहता ही था थोड़ा बहुत। और फिर मैं अप्रैल की धूप में साइकिल चलाता हुआ स्कूल जाता था, एग्जाम देता था, वापस आता था। ऐसे करके मैंने 2 हफ्ते एग्जाम के निकाल दिए। और बात वही थी कि मैं रैंक 1 चल रहा था हाफ ईयरली तक, और फाइनल में भी आ ही जाती। जिस दिन आखिरी एग्जाम था, उस दिन अब 2 हफ्ते बीतते बीतते धूप और बढ़ गई थी। तो मैं असेंबली में खड़ा हुआ था, धूप ज्यादा तेज थी, तो पसीना आ गया बहुत। और तो टीचर थी, उन्होंने देख लिया, उन्होंने पकड़ लिया कि कुछ है। तो मैं काफी रोया चिल्लाया कि एग्जाम देने दो। उन्होंने नहीं देने दिया। तो इस तरह से सारे पेपर लिखने के बाद बस एक बच गया था, उसकी वजह से उसमें रिपोर्ट कार्ड में धब्बा लगा। तो फिर मैं वापस आया, घर आया,
और घर का माहौल कुछ इस तरह था कि इस बात को लेकर के कोई अफसोस या गम नहीं था कि बीमार होते हुए भी पेपर देने क्यों गए। घर में भी जो मायूसी आई वो इस बात को लेकर के आई कि बस आखिरी दिन रह गया, ये भी निकल गया होता वरना। अब उसके कारण मेरे शरीर पर क्या असर पड़ रहा है, एग्जाम की तैयारी ने, साइकिलिंग ने, धूप ने, तनाव ने, बुखार ने, इन्होंने मेरे शरीर के साथ क्या किया होगा, इस बात को बहुत महत्व नहीं दिया गया। दिया गया होगा, खान पान पे मेरे ध्यान रखा गया होगा, कुछ दवाइयां दी गई होंगी, लेकिन उस बात को सर्वोपरि नहीं रखा गया कि बड़ा लड़का है, इसकी सेहत अच्छी रहनी चाहिए, एग्जाम बाद में दे लेगा, क्या हो गया अगर एग्जाम नहीं दे पाया तो, जान है तो जहान है। ऐसी कोई बात घर में नहीं हुई। तो उससे बड़ा एक प्रबल संदेश गया। उस बात से ही नहीं, मतलब ये तो एक उदाहरण उठा रहा हूं, और भी इस तरह के बहुत हैं। तो एक वैल्यू सिस्टम, एक मूल्य स्थापित हुआ कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, आपका शरीर कैसा अनुभव कर रहा है, आप स्वस्थ हो, आप बीमार हो, इन बातों का कोई महत्व नहीं है, बिल्कुल कोई महत्व नहीं है आपके शारीरिक स्वास्थ्य का। जो असली चीज है वो असली चीज है। उस समय असली चीज ये नहीं था कि अध्यात्म है, उस वक्त असली चीज ये था कि असली चीज पढ़ाई है, और पढ़ाई का महत्व तुम्हारी देह से कहीं ज्यादा है। तुम्हें बुखार आ रहा है, तुम्हें चोट लग रही है, तुम्हें जो भी हो रहा है, पढ़ाई पर आंच नहीं आनी चाहिए, और उसमें अगर कुछ गड़बड़ करोगे तो कोई समझौता नहीं होगा। तो इस तरह चलता था। मुझे और भी ऐसे ही याद है, मैं कई कई मौकों पर बीमार रहा हूँ, और उसकी वजह से कोई सहानुभूति वगैरह मिलने की कोई संभावना नहीं थी कि लड़का बीमार है तो आज नहीं जाएगा स्कूल। हाँ, साथ ही साथ जहां तक सेहत की बात है तो उसका भरपूर ख्याल रखा जाता था। ये खा लो, ये पी लो, हर तरीके से जो भी शारीरिक काम होते हैं, रगड़म रगड़ाई, वो सब चलता रहता था कि ऐसे नहाना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे वैसे। जिस दिशा में जिस दिशा में पैम्परिंग होनी चाहिए वहां हुई थी। अब बोलते हुए मुझे अजीब सा लगता है, थोड़ी लाज सी भी आती है। मैं 10वीं 11वीं तक में था तो मुझसे इस तरह, जैसे मैंने बोला कि एकदम कड़ाई है, कठोरता है, इस तरह की कोई रियायत नहीं मिलेगी कि आप पीछे क्यों हो गए, पीछे कैसे हो गए, एकदम नहीं। लेकिन अगर मुझे सही याद है तो 11वीं में भी मैं बैठा होता था, स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ। 11वीं, आप 16 साल के हो चुके होते हो, आप लगभग जवान हो चुके होते हो, और ये दूध का ग्लास लेके खड़ी होती थी। तब वीगन वगैरह तो दूर की बात थी। ये दूध का ग्लास लेके खड़ी है, उसमें अपना घोल रखा है, पता नहीं क्या क्या सब, बोर्नवीटा और ये वो, और पिताजी यहाँ बैठे हैं, वो जूते का फीता बांध रहे होते थे मेरे, उस उम्र तक भी। नहीं होना चाहिए था, पर आशय ये है कि जैसे सैनिक को तैयार किया जाता है ना, कि तुम्हारी तैयारी पूरी कर देंगे, पूरी पूरी तुम्हारी तैयारी कर देंगे अच्छे से, बोलो क्या क्या चाहिए सब मिलेगा तुमको, लेकिन उसके बाद बेटा हार के वापस मत आना। तो वो भाव था, मैं अनुग्रहित हूं कि वो भाव था। वो सब जो आम भाव प्रदर्शन होता है, गले लगा लिया और दुलार लाड़, वो वैसा कोई माहौल नहीं था। चांटे खूब खाए हैं मैंने, मतलब इसमें कुछ नहीं है।
11वीं में भी खाया है। वो जो रिपोर्ट कार्ड फटा था 11वीं का ही था। 11वीं तक चाटे खाए हैं। मैं दिखा रहा था किसी को, शुभंकर को या किसी को, मतलब मेरे 2 रिपोर्ट कार्ड्स हैं जिसमें एक बड़ी जबरदस्त बात है। मैंने अपनी जिंदगी का जो पहला एग्जाम दिया था मैं उसमें फेल हुआ था। मैं नर्सरी में ही फेल हो गया था। और लेकिन पहला जो उसमें रिपोर्ट कार्ड में ऐसे कॉलम्स होते हैं, तो पहले एग्जाम का एक कॉलम होता है, नीचे लिखा होता है, तो उसमें लिखा हुआ है। लेकिन फेल होने के बाद जो जो अगला एग्जाम होता था उसमें बिल्कुल अलग तरह के नंबर होते थे, बिल्कुल ही अलग, मतलब नीचे से एकदम ऊपर। वैसे ही तीसरी क्लास में रुद्रपुर से बांदा गए थे, वहां सेंट मेरीज में गए थे। वो काफी अच्छा कॉन्वेंट स्कूल था। और रुद्रपुर तब बहुत ही छोटा कस्बा था, तो वहां से सीधे आप एक बहुत रिगरस कॉन्वेंट में जाओ, तो शुरू के 2 महीने एडजस्ट करने में दिक्कत हुई थी। तो उसमें इंग्लिश में 20 में से 8 नंबर पासिंग होते थे, 40%। तो मेरे 7 आए थे। मैं फेल हो गया क्वार्टरली में। फेल होने के बाद घर पे हुआ धूम धड़ाका, और वो देते थे ग्रेड। तो जो मेरी पहली ग्रेड है उसमें वो ई या एफ लगी हुई है, और ए ग्रेड क्लास में बस जो शुरू के 2 या 3 होते थे उनको आती थी। हाफ ईयरली में मेरा ए लगा हुआ है। तो ये देख के मुझे आज भी बड़ी प्रेरणा मिलती है कि ये तब कर लिया था, मैं फिर करके दिखाऊंगा। कोई भी ई आखिरी नहीं होता। ई को ए में बहुत जल्दी बदला जा सकता है। तो अब तो खुद बदलता हूं, पहले इन्होंने बदलवाया कि बेटा ये ए होना चाहिए सीधे। तो मैं समझता हूं लाड़ दुलार, ममता, भाव प्रदर्शन, ये जितने सूक्ष्म रहे उतना अच्छा है। प्रेम इसमें नहीं निहित है कि बच्चा है और उसको सुविधाएं ही दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। प्रेम इसमें है कि जितना उसको सहारा चाहिए है दो, पर उसको सही रास्ते पर रखो। अभिभावकों का प्रेम इसमें है। कठोरता आवश्यक होती है। कठोरता प्रकट होनी चाहिए, और प्रेम सूक्ष्म होना चाहिए। अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। भीतर भीतर जहां पता ना चल रहा हो वहां सहारा दें अभिभावक, लेकिन बाहर बाहर तो चोट पड़नी चाहिए। ये जो अभी प्रचलन हो गया है बच्चों की पैम्परिंग का, ये अति घातक है। कुछ बातें हैं जो मन पर छपनी चाहिए ना। अब याद आ रहा है, दूसरी में था वहीं रुद्रपुर में, तो वहां पर सिखाया गया था कि बहुवचन कैसे लिखते हैं हिंदी में। तो लड़की का लिखना होता है लड़कियां, अब उसमें लड़की का की बन जाना है, और बकरी का की बन जाना है, बकरियां नहीं हो सकता, बकरियां। हम गए भूल, और वहां लिखा है बकरियां और लड़कियां। तो 20 में आया 18 नंबर, एकदम छपा हुआ है दिमाग में।
और हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लाके घर में दिखा दे, तो उसको बाहर ही गमले में छुपा दिया। लेकिन कम से कम भाषा में अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, ऐसा माहौल तो एकदम था घर में। हिंदी हो अंग्रेजी हो, तुम्हें भाषा लिखनी नहीं आती, तुम्हें हिंदी लिखनी नहीं आती, कैसे हो सकता है? और अच्छा है, यही वजह है फिर कि आईसीएससी में मेरे हिंदी अंग्रेजी दोनों में हाईएस्ट आए थे। और जो बोर्ड के सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा था कि बहुत लोग टॉप करते हैं, हर साल होता है कि कोई टॉपर निकलता है, लेकिन ऐसा यदा कदा ही होता है कि एक ही छात्र के हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हाईएस्ट हो। तो उसकी वजह थी, कड़ाई जरूरी होती है। और वैसा नहीं रिश्ता था जैसा अभी आजकल चलता है कि माँ बाप तो फ्रेंड्स हैं बच्चे के। काहे के फ्रेंड्स? अब जरूर हो गई है फ्रेंडलीनेस। आप लोग भी ये मत कर दीजिएगा कि अपने बच्चों के फ्रेंड्स बन जाएं। आप बच्चों के फ्रेंड्स बन जाएंगे तो उनके फ्रेंड्स उनके माँ बाप बन जाएंगे, क्योंकि बच्चे को तो माँ बाप चाहिए। आप नहीं बनोगे तो कोई और उनका बाप बन जाएगा। तो ये सब मत किया करिए कि जैसा विज्ञापनों में आता है आजकल कि पार्टनर, बच्चे को पार्टनर बोला जा रहा है। मैं कल्पना नहीं कर सकता मुझे पार्टनर बोलेगा कोई घर में, और बोल देता तो और ऐसा भी नहीं कि मेरे ही साथ कड़ाई करनी थी, उन्होंने अपने साथ भी पूरी कड़ाई करी। जैसे एक बात निश्चित थी कि ज्ञान से ऊपर कुछ नहीं होता, पढ़ना तो तुम्हें है ही। मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू था, ये लोग जा रहे थे इलाहाबाद के आगे, इनका एक्सीडेंट हो गया, घातक एक्सीडेंट था। गाड़ी में आग लगी थी, ड्राइवर की टांग काटनी पड़ी थी। आज तक भी ये लोग उससे पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। पिताजी का पूरा चेहरा ही विकृत हो गया था, हाथ पूरा यहां से नर्व्स वगैरह टूट गई थी। इन्होंने मुझे 10 दिन तक पता ही नहीं लगने दिया। जब मैं इंटरव्यू वगैरह दे आया उसके 1-2 दिन बाद ये लोग आते हैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके। 12 दिन रहे होंगे लोग अस्पताल में, जाने 12 दिन 8 दिन, जितने भी दिन, बहुत दिनों तक रहे हॉस्पिटल में। उसके बाद आते हैं, दिख रहा हूं ये क्या है। तो कड़ाई सिर्फ ये मेरे साथ ही नहीं कर रहे थे, अपने साथ भी कर रहे थे। अपने साथ शायद ज्यादा कर रहे होंगे। मुझे नहीं मालूम इस तरह का लालन पालन आदर्श है या नहीं। आप इसमें खोट निकाल सकते हो, आप जो बातें मैंने बोली उसमें बहुत तरीके से आपत्तियां कर सकते हो, लेकिन आपने पूछा कि मेरा कैसा था तो मैंने बता दिया। और आप मुझसे पूछेंगे कि क्या किसी अलग तरह का चाहिए, तो मैं कहूंगा नहीं, यही बिल्कुल ठीक था। प्रणाम आचार्य जी, आपकी माताजी को भी प्रणाम जिन्होंने इतनी अच्छी आपकी परवरिश करी। आपने जैसे बताया कि आप बीमार थे, उस समय भी आप साइकिल से परीक्षा देने जाते थे, तो काफ़ी कुछ तो नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत जो पढ़ा हूँ आपकी किताबों के शुरू में आपकी जीवन परिचय के बारे में, तो उसमें है कि आपके पिताजी एक प्रशासनिक अधिकारी थे। तो आज के समाज में जैसे देखा जाता है कि बच्चा स्कूल भी जाता है तो बड़ी गाड़ी में जाएगा, एयर कंडीशनर होनी चाहिए। तो आपके पिताजी का क्या रुख था? क्योंकि
जैसे कि मैंने पढ़ा उसमें कि उपनिषदों का परिचय आपके पिताजी ने कराया आपको। आपके घर में एक पुस्तकालय भी था और फिर आपने ही अभी आज ही बोला कि आपने लोन लेके अपनी पढ़ाई मतलब करी, इसलिए आप नौकरी जारी रखे कुछ साल की, उसको आप भर सकें, पूरा कर सकें। तो उनका क्या रुख था कि आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या कुछ चर्चाएँ होती थीं या बस इंट्रोड्यूस ही कराया था या क्या? आपके मैं पिताजी के जितना बारे में मैं जितना पूछता था उतना मुझे बता दिया जाता था। कोई बात थोपने का प्रयास कभी नहीं किया गया। किताबें उपलब्ध करा दी गई हैं, पढ़ो। उसके बाद कुछ पूछना चाहते हो तो आकर पूछ लो। न तो हम ये कहेंगे कि इसमें से ये वाली पहले पढ़ो, न हम ये कहेंगे कि ये वाली चीज मत पढ़ना। हाँ, पूछने आओगे तो खुल के बढ़िया से बता देंगे। और मेरे जीवन के भी जो निर्णय रहे उसमें लगभग यही रवैया रहा है दोनों लोगों का। मैंने जो निर्णय लिए हैं अपने जीवन में, खास तौर पे युवावस्था में, उनको आम तौर पर सामान्य भारतीय परिवार में स्वीकार नहीं किया जाता। मुझसे कुछ कहा ही नहीं गया, जो करना है करो, तुम्हारी जिंदगी है, पढ़ लिए हो लिख लिए हो, अब जैसे जीना है तुम जानो। तो उन चीजों को लेकर के कोई दबाव बनाने वाली कोई बात नहीं थी। इसीलिए जब पहले दिन आप लोग बार बार कह रहे थे अरे माँ बाप माँ बाप, वो बात मुझे समझ में ही नहीं आती। मैंने तो जो कुछ भी करा है वो नियम कायदों के विरुद्ध ही जाता है लगभग। सारे ही निर्णय ऐसे रहे हैं जो किसी के घर में होने लगे तो घर में भूचाल आ जाए। ऐसा तो कुछ कभी कुछ कहा नहीं गया कि क्या है क्या नहीं। तो क्या आपके पिताजी पढ़ते थे उन सबको, जैसे उपनिषद वगैरह है? और काहे को घर में रखेंगे? तो और जैसे कि ये प्रश्न पूछने का मतलब ये है कि जैसे कि ज़्यादातर जगह ये देखा जाता है कि कोई अच्छे पद पर है, चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो कहीं भी, या बिजनेस में ही हो, तो वो लोग कहते हैं हमारे पास तो समय ही नहीं है बिल्कुल इन सब चीज़ों के लिए। नहीं, पढ़ते थे। तो उसका भी प्रभाव आपको क्योंकि नंबर लाने के लिए तो कहा जाता है बच्चों को कि नंबर लाओ, लेकिन जैसा हम देखते हैं कि परिवारों में एक कोई पढ़ता ही नहीं है और फिर उसको देख के बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं। फिर पढ़ते थे, पढ़ाई का माहौल था घर में। यही नहीं कि स्कूल ही पढ़ाई जी, और भी जितनी किताबें हो सकती है उनको पढ़ने का माहौल था घर में। धन्यवाद सर जी। रही बात साइकिल की, तो ठीक है प्रशासनिक अधिकारी वगैरह थे, पर इतना ज्यादा पैसा नहीं था कि बच्चा 10वीं 11वीं से ही बाइक पर जाएगा स्कूल। तो पता नहीं प्रशासनिक अधिकारी से क्या छवि आती है, पर मेरे स्कूल के दिनों में घर में बहुत पैसा होता नहीं था। बढ़िया था, ठीक ठाक था, मजे में जी रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये हम सन 91-92 की बात कर रहे हैं कि उन दिनों में भी बच्चा स्कूटर या कुछ और लेकर के घूम रहा है। कुछ नहीं, साइकिल है, साइकिल से जाओ। साइकिल ठीक थी। साइकिल मुझे दे दी थी, यूपी के गवर्नर थे मोतीलाल वोरा, उन्होंने 3 दे दी थी। वो तीनों वो वाली थी एटलस की जो काली साइकिलें होती हैं। तो 3 साइकिलें आ गई हैं, तो और क्या चाहिए। बल्कि एक बार तो वो साइकिल लेकर के मुझको अलीगंज से कहाँ तो गए थे, बहुत दूर, अमीनाबाद, कि बेटा अब तुम्हारे पास साइकिलें ज्यादा हो गई हैं तो ये साइकिल लेकर के चलो अलीगंज से अमीनाबाद। ये लोग आगे आगे चले टेम्पो में, ये और मेरी बहन जी, और मुझे मेरी ही साइकिल लेकर के पीछे लगाया कि तुम चलो इसको चलाते हुए। अमीनाबाद लेके गए, वहाँ वो साइकिल लेकर के गए, उसकी अदला बदली हुई, एक्सचेंज हुआ, तो बहन जी के लिए साइकिल ली गई। और फिर वो साइकिल, लेडीज साइकिल, वो मुझे दी गई कि अब तुम इसको लेके चलो वापस घर तक। इसके बाद ये लोग बैठ गए टेम्पो में, और टेम्पो हो गया फुर। रात के बज रहे थे 10, सड़कें खाली थी, और तेजी से आ गया। मैं इतना ज्यादा कभी घर से निकला नहीं था, और जीपीएस तब था नहीं, और मैं साइकिल लिए हुए हूँ, वो भी लेडीज साइकिल, और मुझे रास्ता पता नहीं है।
और फिर मैं ऐसे ही फिर पूछता पाछता किसी तरह घर पहुंचा। तो ऐसा ही था उसमें। आप लोग माँ बाप होने के नाते पता नहीं क्या करना चाहते हैं, रुई पर बिल्कुल पालना चाहते हैं बच्चों को कि इन्हें कहीं कोई कष्ट ना हो जाए। कष्ट ना हो जाए क्या होता है? हम्म? हम्म? दिनकर की हैं पंक्तियां कि महलों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर। कनकाभ माने जिसमें कनक की आभा हो, सोने के चमकते हुए शिखर, उनमें कबूतर ही मिलेंगे फिर। महलों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ ना होता है। और अगर मुझे सही याद है तो सोने पर कभी न सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में शैलों की फटी दरारों में। तो शैलों की दरारें चाहिए। शैल माने पहाड़, शैलों की फटी दरार चाहिए, वहां से गरुड़ पैदा होता है। नहीं तो आपके घरों से कबूतर निकलेंगे बस गुटर गू, अच्छे लगेंगे देखने में, चूजे क्यूटी, उनको ऐसे कर दो तो बिखर जाते हैं। ऐसी बहुत सारे आजकल घूम रहे होते हैं, उनको देखो तो हैरी पॉटर याद आता है, कोई किरदार, इतना बड़ा चश्मा होगा, 4 साल का होगा, इतना बड़ा उसका चश्मा लगा होगा, एकदम झक्क गोरा, एकदम स्पष्ट होगा कि इसको धूप नहीं लगने दी गई आज तक। थोड़ा कड़ा जीवन जीना सीखिए। सुख सुविधाओं के मोहताज होकर के आप अपनी गुलामी तैयार करते हैं। चाहे वो आपकी नौकरी का चयन हो, चाहे आपके जीवन के निर्णय हो, चाहे बच्चों की परवरिश का मामला हो, ये सुख सुविधा सब आरामदेह रहे, बढ़िया रहे, तमाम तरह की विलासिताएं, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि उसको आधा पेट रखो, उसको बिल्कुल निर्दयता से रखो, उसको जीने मत दो, उसको फटे कपड़े दो, ये सब नहीं बात कर रहा हूं मैं विलासिता की बात कर रहा हूं। जरूरत विलासिता कब बन जाती है, नेसेसिटी और लग्जरी का अंतर करना भी विवेक है।